हेलो, मैं अरविंद शर्मा तैयारी कराता हूँ फिजिक्स और मैथ की 10th, 11th, 12th और IIT JEE के लिए। स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स और मैथ्स में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारा करंट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर के लास्ट में तक हम एक क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जो लास्ट काफी सालों से आता जा रहा है, मतलब हर साल तो नहीं, हर दूसरे साल जरूर आता है। वैसा एक क्वेश्चन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड की शुरुआत करते हैं। एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अब हमने कोई भी दो लीनियर इक्वेशन मान लेनी है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड के पहले हम स्टेप्स जान लेते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है और उसके बाद हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट, कि x का कोफिशिएंट ऑफ x और y, या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, इनमें से एक कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन के केस में आपको एक ही जैसा बनाना पड़ेगा। पहला समझ में आया? या तो आपको x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, कोई एक कोफिशिएंट आपको एक जैसा बनाना पड़ेगा। सपोज करते हैं अगर आप इसमें x का कोफिशिएंट एक जैसा बनाते हैं तो आपको पहली वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 मतलब ये वाली इक्वेशन में, इसमें अगर a2 की मल्टीप्लाई कर दें, किसकी? a2 की, एंड इक्वेशन 2 में a1 की मल्टीप्लाई कर दें। करके देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में अगर हम a2 की मल्टीप्लाई करें, a1 a2x b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे देखें, a1 a2x प्लस b2 a2y प्लस c2, सॉरी a1 की मल्टीप्लाई कर देना यहां पर, a1 b2 और c2 a1 इक्वल्स टू 0। यहां पर हमने a1 की मल्टीप्लाई करी है। अब आप इधर देखो, इस वाली इक्वेशन में जो आपकी 1 से निकल कर आई है, हम इसे 1 डैश लिख लेते हैं। क्या? 1 डैश। ये वाली को लिख लेते हैं 2 डैश। जो 2 से निकल कर आई है 2 डैश 1 डैश। 1 डैश में x का कोफिशिएंट और 2 डैश में x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम है। अगर आप सपोज करो कि आपको y का कोफिशिएंट इक्वल करना होता, हमने ये a1 और a2 की मल्टीप्लाई किस ब्याज पे कर दी? जो यहां पर x का कोफिशिएंट है वो क्या है? a1। यहां पर x का कोफिशिएंट a2। तो हमने क्या किया, इस वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करी इसमें और इस वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करी इक्वेशन नंबर 2 में। जब भी तो ये आपकी इक्वेशन एक जैसी आई है, x का कोफिशिएंट। अगर सपोज करो हमें y का कोफिशिएंट इक्वल करना होता तो इस वाले कोफिशिएंट की, जो y का कोफिशिएंट यहां पर है और यहां पर है, इस वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते इक्वेशन नंबर 2 में और इस वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन नंबर 1 में। यह तरीका होता है किसी भी टाइप की लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट आपको इक्वल करना है, उसका इक्वल करने का तरीका है। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहां पर x का कोफिशिएंट इक्वल कर लिया। स्टेप 2 पर आ जाते हैं। स्टेप 2। स्टेप 2 में इक्वेशन 1 डैश को, इक्वेशन 1 डैश से इक्वेशन 2 डैश को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन 1 डैश से 2 डैश को सब्ट्रैक्ट कर देना। आपको ये वाली इक्वेशन रहेगी, एक ये वाली इक्वेशन रहेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम खत्म। हमारा काम बस यहीं तक करना। अब इसके बाद क्या होगा ये हम देख लेते हैं। ये समझ में आया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को काट देंगे तो क्या आएगा आपका? देख लो जल्दी से। b1 a2 माइनस, इसमें से इसे हटाओ, a1 b2 y प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 0। ये आपका यहां से निकल कर आया। फिलहाल हम ऊपर वाले को सबको हटा देते हैं। इक्वेशन 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 समझ में आया था।
हमने बहुत सिंपली समझाया है, बहुत इजीएस्ट वे में। अब स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 में अगर यहां पर कोई वेरिएबल बचता है, अगर कोई वेरिएबल बचता है, वेरिएबल स्टेज इन स्टेप 2, अगर स्टेप 2 में कोई वेरिएबल बच गया, जैसे x या y, हमारे केस में हमने क्या ले रखा है, वेरिएबल x है या y है, इन दोनों में से अगर कुछ भी है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, जैसे y यहां पर बचा हुआ है या x यहां पर बचा हुआ रह जाता, तब उस केस में जो आपकी लाइन आती, जो आपकी लाइंस आती, जो लीनियर इक्वेशन थी आपकी, लीनियर इक्वेशन, वो कैसे हो जाती, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। अगर वेरिएबल बचा रह गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तब जो आपकी लीनियर इक्वेशन थी वो कैसी रह गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। इंटरसेक्टिंग का मतलब आपका यहां पर एक y की वैल्यू आ जाएगी और एक आपके x की वैल्यू आ जाएगी, बस आपके एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसे हम वन सॉल्यूशन कहेंगे, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ये बात हमारे लिए क्लियर हो गई है, ओके। अगर ये हुई वेरिएबल, इफ वेरिएबल स्टेज देयर। अब अगर वेरिएबल स्टे नहीं करता है, स्टेप 3 में ही है, स्टेप 3 के अंदर, इफ वेरिएबल एलिमिनेट, इफ वेरिएबल एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय, मतलब x एंड y कैसे हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मर जाते हैं, खात्मा हो जाता है इनका, ठीक है। वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं तब। अब x और y अगर रहे ही नहीं, अगर हमारा जो हमारी इक्वेशन आई उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी, दो हैं। अगर इक्वेशन आपकी एलिमिनेट हो गई, हमारे x एंड y पूरी तरह एलिमिनेट हो गए, तब उस केस में अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तब आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, अगर याद हो। हमारे कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है, हमने अगर वेरिएबल x एंड y डिस्ट्रॉय हो गए तब, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है, तब आपकी सॉल्यूशन कितने हुए, जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन होगा। और जीरो सॉल्यूशन किस केस में होता है, पैरेलल लाइंस के केस में होता है। ये बात आपको आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। अगर नॉट इक्वल्स टू हो रहा है तो आपका जीरो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक इसे ऑब्जर्व करो, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हो गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन से समझ में आएगा इजीली कि एलिमिनेशन मेथड हम सोल्व कैसे करते हैं, है ना। पहली इक्वेशन ले ली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, दूसरी इक्वेशन ले ली 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 1, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करो या y का कोफिशिएंट इक्वल करो। हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। यहां पर किस चीज की मल्टीप्लाई करें कि x का कोफिशिएंट y इस वाले x के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। यहां पर कितना है 4, यहां पर कितना है 2, लो हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब वो वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है कि a1 की हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, कि a2 की इस वाली इक्वेशन में और a1 की इस वाली में, जरूरी नहीं है। जो जरूरी हो वो कर दो। चलो इक्वेशन नंबर 1 में हमने स्टेप 1 किया, x का कोफिशिएंट इक्वल किया है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x। कैसे किया हमने,
इक्वेशन नंबर 1 में 2 की मल्टीप्लाई करिए। चलो 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 2 8 जा 16। सेकंड ये वाली इक्वेशन कैसी आ गई 1 डैश। अगर सेकंड वाली इक्वेशन को देखें वो कैसी है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अगर हम इसे एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करने का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। ये इक्वेशन क्या थी 2 डैश, 2 को हम 2 डैश लिख लेते हैं। स्टेप 2 पर आ जाते हैं। स्टेप 2 क्या है आपका 1 डैश माइनस 2 डैश। लो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 4x माइनस 4x, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो 6y माइनस 6y इक्वल्स टू 16 माइनस 7। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, ये आपकी राइट हैंड साइड चल रही है। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इधर आया 0 और इधर आया 16 माइनस 7 8 8 ही आया ना। 16 माइनस 7 9, 16 माइनस 7 9। चलो तो आपका अब यहां से ऑब्जर्वेशन वाली बात ये आ जाती है कि यहां पर वेरिएबल बचा। अब स्टेप 3 की बात आएगी। अब किसकी बात आ गई स्टेप 3। स्टेप 3 क्या आ गया, अगर यहां पर कोई वेरिएबल बचा होता x या y रह जाते तब आपका कैसा सॉल्यूशन हो जाता, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। अब यहां पर वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल नहीं रहा, वेरिएबल एलिमिनेट अब वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आई है नहीं आई है 0 इक्वल टू 9 है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू, यहां पर समझ में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, और जब इक्वल नहीं आई तो ये कैसे सॉल्यूशन हुआ इसका जीरो सॉल्यूशन। और जीरो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ये कैसी लाइन है पैरेलल लाइंस। ये बात समझ में आ गई है। हमने केवल इन दोनों को इक्वेट किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट का मतलब एलिमिनेट किया। अगर वेरिएबल खत्म हो गए तो फिर चेक करा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं आ रही है उस केस में आपका जीरो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस। ठीक है, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी से ऑब्जर्व करो। चलो ये बात तो समझ में आई होगी। आ गई सारा, इतना भी बुद्धू नहीं है हमको तो सब कुछ समझ में आता है। मैंने कहा बुद्धिमान हो, बुद्धिमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 3x प्लस वाई इक्वल टू 16, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 48। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है, इक्वेशन नंबर 2 आई है। ये हमने ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया ताकि हम तीनों जो आपके कॉन्सेप्ट है उनको समझ सके। वही केस करना है। इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट इक्वल करो या y का कोफिशिएंट इक्वल करो। हम x का कर लेते हैं, यहां पर 3 है 9 है, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करी हमने 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x प्लस 3 1 जा 3y इक्वल टू 3 16 जा 48। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 डैश हो गई है। अगर इक्वेशन नंबर 2 डैश को हम लिखें तो वो भी कैसी जैसी आ रही है 48 बिल्कुल। अगर हम इसे एलिमिनेट कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 डैश में से 2 डैश को, 9x माइनस 9x प्लस 3y माइनस 3y। मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्टली मत काट देना कि इससे खत्म क्वेश्चन सोल्व, ऐसे नहीं सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहे आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, एक्यूरेसी जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब आंसर सटीक आना चाहिए, बिल्कुल सटीक। ये लो कट गया, इधर कितना आया 0, राइट हैंड साइड में 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हमने यहां से स्टेप 3 नजर आया। स्टेप 3 क्या था कि आपका कोई वेरिएबल बचा, वेरिएबल एलिमिनेट।
चलो वेरिएबल एलिमिनेट। अब क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, ऑब्वियसली आ रही है। नहीं आ रही होती तो आंसर इससे पिछले वाले केस में आ गया। अगर आ रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ये बात समझ में आई है, बहुत सिंपली समझ आया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो मतलब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। जल्दी से ऑब्जर्व करो, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी देखो, हो गया? ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी से भी ज्यादा जरूरी है पंक्चुअलिटी, कि आप लगातार क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस √5y इक्वल्स टू 7, √3x माइनस √7y इक्वल्स टू 9। अब यहां पर ना x में कुछ कॉमन आ रहा है ना y में कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसका तरीका हमने सबसे पहले बताया था। सबसे पहले कैसे बताया था, जल्दी याद करो। अगर कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा और हमें x का कोफिशिएंट इक्वल करना है या y का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, x के इस कोफिशिएंट को इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। x के कोफिशिएंट को दूसरी वाली इक्वेशन में जो जिस कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है उस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो। लो, हमने इक्वेशन नंबर 1 में √3 की मल्टीप्लाई कर दी एंड मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2 बाय √2। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, √2 इंटू √3x प्लस √5 इंटू √3y इक्वल्स टू 7√3। इक्वेशन नंबर 1 डैश आ रही है। दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √2x माइनस √7 इंटू √2y। यहां पर √2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें, ये वाले की √2 की है ना, इक्वल्स टू 9√2। मल्टीप्लाई करने में तो कोई समस्या नहीं है, इसमें √2 की मल्टीप्लाई करो 7√2, यहां पर भी 9√2। अगर मल्टीप्लाई करनी आती तो 2 3 जा 6, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। अगर √7 इंटू √2 आ रहा है तो √14 हो जाएगा। ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो अब ये देखो x का कोफिशिएंट यहां पर भी सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 डैश में से 2 डैश को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, ये √5 3 जा 15 y माइनस 7 2 जा 14 माइनस, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस √14y इक्वल्स टू 7√3 माइनस 9√2। ओके, अब यहां पर √15y √14y, क्योंकि √15 और √14 ये दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता डायरेक्टली, तो इन्हें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन, √14 y इक्वल्स टू 7√3 माइनस 9√2। अब यहां से y की वैल्यू आ गई 7√3 माइनस 9√2 डिवाइड बाई √15 प्लस √14। मतलब कोई टफ लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो भी आप उस स्टेप से कर पाओगे जो हमने आपको बताया है। कितना भी टफ क्वेश्चन हो जाए फिर भी हो जाएगा, अगर आप केवल स्टेप से फॉलो करते रहोगे तो भी हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड का कोई भी क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन सोचना भी पड़ता है, जरूरी नहीं है हमेशा सवाल ऐसा ही आए जैसा आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन सोचने के लिए आते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन कराता हूं जो लास्ट काफी सालों से 8-10 सालों से हर 2 साल में या 3 साल में हर साल ऐसा आ जाता है। जैसे मैं कुछ सोचने के लिए बोलता हूं, सम ऑफ टू नंबर इज 9। सम ऑफ टू नंबर इज 9। डिफरेंस ऑफ टू नंबर is 9. Square of
सम ऑफ टू नंबर इज 9, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 9। इसके बाद स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 9। और लिख लें, और लिखने का देख लेंगे। फिलहाल हमने दो नंबर का सम 9 आ रहा है, इसको लिखना सीखना है किसकी फॉर्म में, एक्स एंड वाई की फॉर्म, एक्स एंड वाई। जिसको आता है उसके लिए वेल डन, जिसको नहीं आता वो थोड़ी देर के लिए सुन लो, है ना। जिसको आता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, 10-15 सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम कितना है 9। वो कितने कौन कौन हो सकते हैं, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, 5 4 तो हो नहीं सकता, ऑलरेडी ले लिया। यही नंबर हो गए जिनका सम 9 हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर वो 1 और 8 ही हो तो 2 और 7 ना हो। अब हमें तो सिर्फ उसने बोला कि सामने वाले ने कि दो नंबर का सम 9 है, अब वो तो कोई भी हो सकते हैं। अब हम ऐसे डायरेक्टली थोड़ी कह सकते हैं वो 1 और 7 ही होगा या 1 और 8 ही होगा, नहीं। उस केस में हमें एक्स और वाई लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर इसकी इक्वेशन में लिखकर दिखाऊं आपको तो ये कैसे लिखी जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 9। अब इसको अगर हम आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9। दो नंबर का डिफरेंस 9 हो सकता है। अब ये तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 10 माइनस 1 9, 11 माइनस 2 9, 12 माइनस 3 9, है ना, 15 माइनस 8, 15 माइनस 6 9 हो जाएगा। तो ये बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया कि एक्स और वाई की टर्म में लिखना शुरू कर दिया। कोई झंझट नहीं, खत्म, सीधे एक्स और वाई के टर्म में। हाँ जी, इसका आंसर क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9। कितना सिंपल, आराम से हो गया। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज 9। जब हिंदी में बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, दो संख्याओं के जोड़ का वर्ग 9 है, समझ में आ रहा है कोई। स्क्वायर मींस वर्ग, सम ऑफ टू नंबर इज 9। ये आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो पीछे वाले स्टेप को पहले पकड़ना पड़ता है, आगे वाले को बाद में पकड़ना पड़ता है। सम ऑफ टू नंबर इज 9। लो हमने सम ऑफ टू नंबर इज 9 कर दिया, ये पहला स्टेप हो गया, सम ऑफ टू नंबर कर दिया। लेकिन अब वापस आते हैं, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज 9। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज 9। तो पहले जो ऑर्डर फॉलो किया जाएगा वो पीछे वाले का किया जाएगा, जो पीछे है, उसके बाद किसका किया जाएगा, उसका जो आगे है। अब पीछे कौन है, सम ऑफ टू नंबर इज 9। सम ऑफ टू नंबर कर दिया, उसका बाद में हमने स्क्वायर कर दिया। लो, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज 9 लिखना आ गया। इसे कैसे लिख रहे हैं हम, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का इक्वल्स टू 9। उसी तरह से अगर हम इसे बोले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 9, मैंने क्यों लिखा इसके जैसा ही, क्योंकि हमें लास्ट वाले का ऑर्डर पहले फॉलो करना है। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर, स्क्वायर ऑफ टू नंबर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 9, इसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 9, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 9। ये लाइन लिखी है। ये क्या है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 9। पीछे वाले का ऑर्डर पहले फॉलो करो, आगे वाले का बाद में। एक्स माइनस वाई डिफरेंस निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर दो 9। ये लिखने का तरीका समझ में आया है, जल्दी देखो। ये लिखने का नहीं, सोचने का तरीका है ना, कि किसी भी पैटर्न को अगर सामने वाला कहता है कि 5 साल बाद या 5 साल पहले वाली एज, 5 साल पहले की एज और अब की एज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन, कि 5 साल पहले तो हम क्या कर देते थे, रामू की एज में हमने r-5 कर दिया, 5 साल बाद r+5 कर दिया, 5 टाइम्स बोल दिया तो r×5 कर दिया। ये बात सिर्फ यहां से ऑब्जर्व हो सकती है, जो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं उससे। ये अगर आपको ऑब्जर्वेशन में है तो आप उसे आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। अब हम डिजिट्स की बात करते हैं। डिजिट
बोलने में भी नहीं आती ये टर्म डिजिट। ये डिजिट डिजिट क्या है? ये डिजिट डिजिट ठीक है। डिजिट्स हम किसी भी नंबर को डिजिट्स में बोलते हैं, जैसे यूनिट 1 2 3 4 है ना। 2 डिजिट्स के भी नंबर होते हैं जो 10 के ऊपर वाले आते हैं, 10 11 12 13 एंड 3 डिजिट्स वाले कहां से आते हैं? 100 112 113। तो जब भी कोई नंबर लिखा जाता है, कोई भी नंबर लिखा जाता है, अगर वो बोल दे वो नंबर 2 डिजिट का है, कैसा? 2 डिजिट का नंबर है, मतलब उसमें क्या आ रहा है? 2 नंबर आ रहे हैं। देखो ये 10 की मल्टीप्लाई जरूर होगी। 10 की मल्टीप्लाई का मतलब उसमें 10x से रिलेटेड कोई टर्म है, मतलब वो 10 से तो बड़ा होने वाला है। सिंपली वो 10 से तो बड़ा होने ही वाला है, मतलब उसमें 1 और 2 नंबर छूटेंगे ही छूटेंगे, है ना। अगर वो बोल दे 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर कुछ इस फॉर्म में हो सकता है ना, 100x प्लस y करके कुछ। तो अब हम इसको लिखने की कोशिश करके देखते हैं कि लिखते कैसे, है ना। देखो हमने अभी भी लिखा था सम ऑफ 2 नंबर इज 9, ऑफ 2 नंबर इज 9। तो आपने इसको कैसे लिखा था? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अगर वो बोलता सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो हम इसे कैसे लिखते? 10x से रिलेटेड, और 10x में भी कुछ ना कुछ ज्यादा। अगर वो 2 नंबर है तो 10x प्लस वाई हो गया। हमने ये कहा कि 2 डिजिट नंबर 10 11 12 हम उसे 10x की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अगर वो सम है 2 नंबर का, 2 डिजिट के नंबर का, तो उसे कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर वो 2 डिजिट का नंबर लिखा जा रहा है तो उसे हम ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है 2 नंबर्स, तो उसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन यही आएगा जो हम बात कर रहे हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इफ दिस नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ दिस नंबर इज 9 if this number is multiplied by 9, this will become 2 times of its reversed number. Find the number। कुछ ऐसे एक क्वेश्चन आने वाला है। अब इसकी स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं, है ना। तो स्टेप नंबर 1 तो आपका एक ही है, पहली वाली लाइन इक्वल क्लियर कर लो। 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर बना गई आपके पास। दूसरी लाइन में उन्होंने बोला अगर हम पहली वाली इक्वेशन में इसमें 10x प्लस वाई में किसकी मल्टीप्लाई कर दें? 9 की। 10x प्लस वाई में 9 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 2 टाइम्स के इक्वल हो जाता है। किसके? 10y प्लस एक्स के। 10y प्लस एक्स के 2 टाइम्स के इक्वल हो जाता है। हमने 9 की मल्टीप्लाई की तो ये 2 टाइम्स के इक्वल हो गया। चलो मल्टीप्लाई करके देखते क्या रहा है। 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। सोल्व करो कितना आ रहा है? इस इधर लेकर आओ, कितना आया? 88। 90 माइनस 2x 88x, 20y माइनस 9y 11y। यहां से हमारे पास क्या आया? y इक्वल्स टू 11 8 88, 8x। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8x के बराबर आ गई। यहां से हमने ये देखा कि अगर इस संख्या में, इस नंबर में 9 की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो 2 टाइम्स हो जा रहा है। हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन जो वो कहना चाह रहा है सिंपली वही था, अब उसे समझ लिया हमने। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8x। इस वाली इक्वेशन में रहते 8x, 10x प्लस इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट करो।
8x इक्वल्स टू 9, 18x इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू कितनी होगी 1/2, x की वैल्यू 1/2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू 1/2 4, y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 4। ये हमारा आंसर आया। अब इसे चेक भी तो करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन में मान रखे, इस वाली इक्वेशन में मान रखो जल्दी से, 10 इंटू 1/2 प्लस 4, 5 4 9। चेक भी हो गया साथ के साथ। और चेक करना है तो इसमें भी वैल्यू रख के देख लो, दूसरी वाली इक्वेशन में भी। अगर आंसर मैच कर रहा है तो आपका आंसर सही है। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब थोड़ा अलग करते हैं, सम ऑफ 2 नंबर इज 9, सम ऑफ 2 नंबर इज 9, है ना। इफ 2 डिजिट number, if 2 digit number of this number is subtracted by 27, it will reversed हो जाती है। फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन आया था 2015 या 14 में आया था। फाइंड द नंबर, या हो सकता है किसी और साल में भी आया हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। इसने बोला है सम ऑफ 2 नंबर इज दिस, 2 डिजिट नंबर में से अगर 27 को घटा दिया जाता है तो आपका नंबर रिवर्स हो जाता है। अब इसमें बात आ जाती है ठीक से पढ़ने की। अब पहली लाइन पढ़ो, सम ऑफ 2 नंबर इज 9। अब जिसने क्वेश्चन रट लिया होगा वो क्या करेगा, सर ने बताया था 10x + y, जल्दी करो। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, सम ऑफ 2 नंबर इज 9, यहां मैंने 2 डिजिट लगाया ही, तो x + y कितना आ रहा है 9 के बराबर। इक्वेशन 1 ठीक से देखो, हमने 2 डिजिट नंबर तो बोला ही नहीं, 2 डिजिट नंबर कहां बोला, उसके बाद बोला इफ 2 डिजिट नंबर ऑफ दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 27, हमने इस नंबर का 2 डिजिट नंबर बना लिया, लो बना लिया, 10x + y बन गया। ये हो गया इस नंबर का 2 डिजिट नंबर, वो सब्ट्रैक्ट किया गया 27 से, लो कर दिया सब्ट्रैक्ट 27 से, तो क्या होता है, ये नंबर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो गया, लो 10y + x, नंबर को रिवर्स कैसे कर रहा है, 10x + y को 10y + x से कर दिया। अब इसे ठीक से ऑब्जर्व करो, यहां कितना 10x + y - 27 इक्वल्स टू 10y + x। 10y को इधर लेके आओ और 10x को भी इधर लेके, x को भी इधर लेके आओ, 10x - x प्लस y - 10y, 27 इधर माइनस का इधर लेके जाएंगे तो 27 प्लस का हो जाएगा। यहां पर कितना आया, 10x - x, 9x, y प्लस का है, माइनस का 10 है, जो बड़ा होता है उसे रेस्पेक्ट देनी पड़ती है, तो माइनस का 9y इक्वल टू 27। यहां से हमारे पास क्या आया, 9 कॉमन, x - y इक्वल्स टू 27, x - y इक्वल्स टू 3, 9 3 27। यहां तक आपको समझ में आया है। इसे ठीक से देखो, हमने सिर्फ इसकी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करी है कि अगर 2 नंबर जो दिया है केवल वही लिखा है कि इस नंबर के सम का 2 डिजिट नंबर अगर 27 से घटाया जाता है तो वो रिवर्स हो जाता है। हमने रिवर्स कर दिया, इसको सोल्व कर लिया, यहां से x - y की वैल्यू आ गई। अगर x - y और x + y आपको दे दिए, x - y और x + y आपको दे दिए, लो अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, कैसे, एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, x - x प्लस y - y, है ना। इधर क्या आया, 9 - 3, x कैंसिल हो गया, y कितनी आ गई 2y इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3,
y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब यहां पर 3 रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आंसर क्या है आपका 6 और 3, ये आपके आंसर आए x और y की जो वैल्यू आई है। तो ये वो क्वेश्चन था जिसके मैं बता रहा था, ये अधिकतर एग्जाम में आ जाता है, आपको इसे तैयार करना है। तो हम जितने भी क्वेश्चन लेक्चर लेने वाले हैं इसके, हर रोज एक क्वेश्चन ऐसा जरूर कराएंगे हर लेक्चर में कि जो एग्जाम में आया होगा। ओके, तो इसके बाद आपको तैयारी करनी है एलिमिनेशन मेथड की, अपने आप तैयारी करिए, आगे बढ़िए, गुड लक।